हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यश लाल एग्जाम्स पॉइंट में। आज का वीडियो सामाजिक विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ध्यान रखना है, प्रश्न को समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। तो कौन सा आंदोलन नहीं चलाया है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चलाया था और यह 1920 में चलाया था। 1920 में चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाए थे महात्मा गांधी। और सी जो है चंपारण आंदोलन, ये जो है 1917 में चलाए थे और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। डी खिलाफत आंदोलन, ये जो है महात्मा गांधी नहीं चलाए थे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी नहीं चलाए थे। ये आंदोलन जो है मुस्लिम नेताओं के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? ध्यान रखना है। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ है? तो फ्रांस की क्रांति हुई है क्या? नेपोलियन का उदय हुआ है क्या? जर्मनी का एकीकरण हुआ है क्या? निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ है क्या? तो इसमें 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम जो हुआ था वह फ्रांस की क्रांति है। क्या है? फ्रांस की क्रांति है। अगले प्रश्न की तरफ। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसमें ऑप्शन है E.V. रामास्वामी, बी ज्योतिबा फूले जी, सी भीमराव रामजी अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ए है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन और सी बेरोजगारी और डी है प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो 1929 की महामंदी का जो प्रमुख कारण था वह कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था। और प्रश्न ये पूछा जाए कि 1929 की महामंदी कहाँ आई थी? तो अमेरिका में आई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये भी जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जुड़वा बहन विश्व बैंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? इसका आंसर है ए तमिल, बी ईसाई, सी सिंहली और डी मुस्लिम। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो सिंहली है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। संविधान लचीला है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली। दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है और शेष जो मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये संघीय राज्य हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद। तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल एक आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका जो आंसर है तो उत्तरदायी शासन, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर और लौह अयस्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? इसका सही आंसर है डी, लौह अयस्क। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए आपको मालूम होगा कि काली मिट्टी उपयुक्त है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? ए सीमेंट है, बी एल्युमिनियम है, सी लोहा एवं इस्पात है और डी कागज़ है। तो इसमें एल्युमिनियम, यानी कि बॉक्साइट का जो प्रयोग होता है एल्युमिनियम के उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक और डी चतुर्थक क्षेत्रक। तो निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और सेवा क्षेत्रक से भारत यानी राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक सहयोग जो होता है सेवा क्षेत्रक का ही है। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका जो आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का जो आधार है उद्यमों का स्वामित्व है। क्या है? उद्यमों का स्वामित्व है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से और सतत पोषणीय यानी कि संधारणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है सतत पोषणीय विकास से है। सतत पोषणीय विकास का आशय यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वह भविष्य के लिए भी बची रहें, यानी कि जो हमारी अगली जनरेशन है उसके लिए भी रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1986 में और 2001 में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था 1986 में बना था और यह भी आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को समाप्त कर दिया गया है और इस समय उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 लागू है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1990 में। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ए लोहा, बी तांबा, सी मत्स्य पालन और डी चट्टान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य पालन, ऑप्शन सी सही है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। तो इसमें श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो श्रेष्ठ है। और मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित है? जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय, ये सम्मिलित है। यानी कि HDI में मानव विकास सूचकांक के जो घटक हैं वो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वश्रेष्ठ है, इसमें श्रीलंका का है, ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।